नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आज की डिजिटल दुनिया में हर सिटीजन के लिए रिलीवेंट है, जो कि है ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन इन इंडिया। ये विषय केवल गवर्नेंस या लॉ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी सोसाइटी, कल्चर, एथिक्स, मोरालिटी और डेमोक्रेसी के ऊपर पड़ता है। जैसे ही आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, आपके सामने लाखों वीडियोस और कंटेंट आते हैं। कुछ कंटेंट एंटरटेनमेंट देते हैं, कुछ जो है इन्फॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन बहुत सा कंटेंट ऐसा भी है जो समाज के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए सवाल उठता है कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है और इसे रेगुलेट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन लिया और उन्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वहाँ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और ऑब्सीन कंटेंट स्ट्रीम हो रहे थे। इस स्टेप ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या ये सेंसरशिप है या फिर जरूरी प्रोटेक्शन है। भारत का जो संविधान है हमें आर्टिकल 91 पार्ट A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि इस फ्रीडम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर लगाए जा सकते हैं। यही जो बैलेंस है वो हमें समझना है, यानी कि फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन के बीच की जो थिन बाउंड्री है उसको हमें समझना है। दोस्तों, ये डिबेट नई नहीं है। 1965 में रणजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया था। उस केस में एक इंग्लिश नोवेल को ऑब्सीन माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑब्सिनिटी का मतलब सिर्फ न्यूडिटी नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी मटेरियल है जो व्यूअर्स या रीडर्स को करप्ट करे और उसके मोरल स्टैंडर्ड को डिप्राइव कर दे। कोर्ट ने साफ कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। अगर स्पीच या कंटेंट सोसाइटी की मोरालिटी को हार्म करता है तो उसे रेगुलेट करना जस्टिफाइड है। इस जजमेंट ने फ्यूचर के लिए आधार तय किया कि एक्सप्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ चलना होगा। दोस्तों, अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो इंडिया के पास 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इतने बड़े डिजिटल पॉपुलेशन का मतलब है कि हर तरह का कंटेंट लाखों करोड़ों लोगों तक एक क्लिक में पहुंच सकता है। अगर ये कंटेंट पॉजिटिव है तो नेशन बिल्डिंग में मदद करेगा, लेकिन अगर ये कंटेंट नेगेटिव है तो सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है। यही कारण है कि रेगुलेशन की ज़रूरत और भी क्रिटिकल हो गई है। दोस्तों, अनरेगुलेटेड कंटेंट सबसे पहले वॉयलेंस और एग्रेशन को नॉर्मलाइज करता है। एक स्टडी ने बताया है कि पोर्नोग्राफिक वीडियोस में लगभग 90% सीन्स एग्रेसिव या वॉयलेंट होते हैं। जब ये वीडियोस फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं तो यंग व्यूअर्स उन्हें देखकर एक डिस्टॉर्टेड आइडिया डेवलप कर लेते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन होता है। धीरे धीरे ये परसेप्शन रियल लाइफ में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और जो जेंडर बेस्ड वॉयलेशन है वो बढ़ने लग जाती है। यही रीजन है कि अर्ली एक्सपोजर टू ऑब्सीन कंटेंट बच्चों के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट को गंभीर रूप से अफेक्ट करता है। दोस्तों, वुमेन सबसे बड़ी विक्टिम्स हैं इस अनरेगुलेटेड डिजिटल कल्चर की। ऑनलाइन स्पेसिस में वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना कॉमन हो गया है कि कई बार लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रोलिंग, डॉक्सिंग, ये सब जो है एवरीडे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन गई हैं। दोस्तों, याद कीजिए 2021 का बुली बाई और 2022 का सुली डील्स ऐप, इन केस को याद कीजिए जहां वुमेन्स की फोटो को इलीगली ऑक्शन के लिए डाला गया था। ये सिर्फ क्रिमिनल एक्ट नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने अनसेफ हो सकते हैं अगर रेगुलेशन ना बने तो। और दोस्तों, माइनॉरिटीज और वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए सिचुएशन और भी सीरियस है। हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से फैलते हैं। कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक पोस्ट ने कम्युनल वायलेंस और मॉब लिंचिंग को फ्यूल किया है। 2018 में इंडिया में व्हाट्सएप रूमर्स के कारण इनोसेंट लोगों की लिंचिंग हुई। ये एग्जाम्पल बताता है कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन कम्युनिकेशन से सीधे सीधे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। एथिकल पर्सपेक्टिव से रेगुलेशन और भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि फ्रीडम वहीं तक वैलिड है जहां तक हम दूसरों को हार्म ना करें। अगर मेरी एक्सप्रेशन किसी और की डिग्निटी या सेफ्टी को थ्रेटन करती है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगना जरूरी है। दोस्तों, जो कांत की एथिक्स है वो कहता है कि इंसानों को हमेशा एंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, मींस की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑब्सीन कंटेंट वुमेन को और माइनॉरिटीज को मेयर ऑब्जेक्ट्स बना देता है। यूटिलिटेरियन एथिक्स भी यही कहता है कि हमें वही एक्शन करना चाहिए जो मैक्सिमम गुड क्रिएट करे। अगर ऑब्सीन या वॉयलेंट कंटेंट सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्म करता है तो उसे रेगुलेट करना मोरल ड्यूटी बन जाता है। अगर हम कल्चर के कंटेक्स्ट को समझे, इंडिया में फैमिली और मोरालिटी वैल्यू बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड है।
कई बार फिल्म्स और आर्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। दीपा मेहता की फिल्म फायर बैन कर दी गई थी क्योंकि उसे ऑब्सीन कहा गया, लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने उसे प्रोग्रेसिव और बोल्ड माना। दोस्तों, ये एग्जांपल बताता है कि ऑब्सिनिटी रिलेटिव है। जो एक कम्युनिटी को ऑब्सीन लगे वही दूसरी कम्युनिटी के लिए आर्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है। यही जो सब्जेक्टिविटी है रेगुलेशन को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ा फैक्टर है। रिसर्च बताती है कि लो इनकम ग्रुप्स के लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं ऑब्सीन कंटेंट के लिए क्योंकि उनके पास डिजिटल लिटरेसी की कमी होती है। स्लम एरिया में बच्चे इंटरनेट कैफे से अडल्ट वीडियो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिली पेरेंटल लॉक और मॉनिटरिंग के जरिए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इस इनक्वालिटी को रिड्यूस करना भी रेगुलेशन का एक उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर चलते हैं। इंडिया का बेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट का सेक्शन 67 और 67A ऑब्सीन कंटेंट को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 69A गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो वेबसाइट या ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं अगर नेशनल इंटरेस्ट या मोरालिटी थ्रेटन्ड हो। सेक्शन 79 इंटरमीडियरी जैसे यूट्यूब या फेसबुक को सेफ हार्बर देता है, यानी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए। लेकिन अगर उन्हें गवर्नमेंट नोटिस के बाद भी कंटेंट रिमूव नहीं किया तो लायबिलिटी उन पर डायरेक्ट आ जाती है। 2021 में गवर्नमेंट ने नए आईटी रूल नोटिफाई किए, जिनके तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज को भी रेगुलेशन के दायरे में लाया गया। अब प्लेटफॉर्म्स को एज बेस्ड क्लासिफिकेशन देना पड़ता है और साथ में ही जो पेरेंटल लॉक है वो भी लगाना पड़ता है और एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। ये रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर एनफोर्स किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भी इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस कंटेंट को पनिशेबल बनाया है। पोक्सो एक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्ट्रिक्टली बैन करता है और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, इतने सारे कानून और रूल्स होने के बावजूद चैलेंजेस खत्म नहीं होते। सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी ओवरलैप। मेती और एमआईबी दोनों अलग अलग रेगुलेट करते हैं, जिससे कंफ्यूजन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। दूसरा चैलेंज है सब्जेक्टिविटी, मतलब कि क्या ऑब्सेंस है और क्या आर्ट है, ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है। फिल्म्स और ऑनलाइन कंटेंट की हिस्ट्री एग्जाम्पल से भरी हुई है, जहाँ सोसाइटी डिवाइड रहती है। और जो तीसरा चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है इलीगल कंटेंट ट्रेस करना काफी मुश्किल बना देता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स सजेस्टिव वीडियोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वीपीएन सर्विसेज गवर्नमेंट बैंस को बाईपास करने का एक इजी तरीका बन गई है। उसके अलावा जो चौथा चैलेंज है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच प्रोटेक्ट करता है और अगर रेगुलेशन ओवर स्ट्रिक्ट हो जाए तो डिसेंट वॉइसेस दब सकती है। और जो पांचवा चैलेंज है वो है शेयर वॉल्यूम का। हर दिन मिलियंस ऑफ पोस्ट और वीडियोस अपलोड होते हैं। इतना बड़ा वॉल्यूम मॉनिटर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन यूनियन ने जीडीपीआर और डिजिटल सर्विसेज एक्ट के जरिए स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन और कंटेंट को रेगुलेट किया है। यूके के अंदर ऑफकॉम ट्रेडिशनल टीवी और ऑनलाइन कंटेंट दोनों को रेगुलेट करता है। चाइना ने एक एक्सट्रीम मॉडल अडॉप्ट किया है जहां ऑलमोस्ट हर ऑनलाइन एक्टिविटी सेंसर की जाती है, लेकिन उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है कि फ्री स्पीच को सप्रेस किया जा रहा है। इंडिया को अपना रास्ता खुद चुनना होगा। उसे ना तो चाइना जैसा ओवर कंट्रोल करना चाहिए और ना ही यूएस जैसा ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। इंडिया को जो मिडिल पाथ चुनना होगा जहां सोसाइटी प्रोटेक्ट हो और साथ ही क्रिएटिविटी और डेमोक्रेसी भी फ्लरिश कर सके। इसके लिए मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन काफी जरूरी है, जिसके अंदर सरकार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और जो कंटेंट क्रिएटर्स है और साथ में सिविल सोसाइटी, सबको एक साथ बैठना होगा। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करना होगा, जैसे एआई बेस्ड कंटेंट फिल्ट्रेशन और यूजर रिपोर्टिंग सिस्टम। इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन को भी एनकरेज करना होगा। डिजिटल लिटरेसी कैंपेन भी लॉन्च करने होंगे ताकि सिटीजन्स खुद भी सेफ इंटरनेट यूज करना सीखें। तो दोस्तों, ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो सोसाइटी अनसेफ हो जाएगी और अगर रेगुलेशन ज्यादा हो गया तो फ्रीडम और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। इंडिया का चैलेंज यही है कि एक बैलेंस सिस्टम डेवलप करे जो ट्रांसपेरेंट हो, प्रोटेक्टिव हो और डेमोक्रेटिक हो। ऐसा सिस्टम हमें एक सेफ, फेयर और क्रिएटिव डिजिटल फ्यूचर की ओर लेके जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।